आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर तलबा के साथ एहतजाज किया जाएगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत को दिया इंतबाह। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव के दरमियान ऐवान असम्बली में नोकझोंक। मजलिस अराकीन असम्बली ने भी वक्फे सिफर के दौरान कई मसाइल पर उठाए सवाल। जुलाई 2024 के बाद तामीर हुए गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम किया जाएगा। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ का बयान। ड्रग्स की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। मलकपेट पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तीसरी तेलंगाना असम्बली के चौथे सेशन के तीसरे रोज़ मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो माइनॉरिटी, एससी, एसटी और बीसी तलबा के फ़ीस रीइंबर्समेंट और पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक के 4 साल के 8,000 करोड़ रुपये के बकाया जारी करें। उन्होंने कहा कि अगर मुकम्मल अदा नहीं किए जा सकते तो फ़िलहाल 1,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं, क्योंकि ये 20 लाख तलबा के साथ साथ 4 लाख टीचिंग स्टाफ का भी मामला है। इसके अलावा कॉलेजेस का मसला भी दरपेश है। अकबर ओवैसी ने कहा कि इस मसले पर बीआरएस, सीपीआई और बीजेपी से मुतालबा किया कि वो एमआईएम का साथ दें। बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है कि अगर आप देखेंगे सर हर साल करीब 7 लाख सर सर्टिफिकेट्स अगर रिलीज कर देते हैं तो सवाल ये है सर कि मैनेजमेंट्स कैसा चलाएंगे। अ कॉलेज फंक्शंस एंड रन्स थ्रू द फीस विच इज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 lakh students suffer कर रहे हैं, sir. Almost 4 lakh teaching staff is not getting their salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money. They are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir. They are availing loans, and it has been more than 1 year. Not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarship, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. सर 5-5 लाख रुपये लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपये रिलीज किया जा रहा है। सर आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5-5 लाख रुपये लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते। सर ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है सर कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर। उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए। आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए। इतना बर्निंग इशू है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन,
No, sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab. And it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, नहीं ये backlogs है, TRS government 4 साल का छोड़ कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement, sir. The students are suffering. If not, sir, I want to come and record and say that. I want to come and record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student, so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir. तेलंगाना असम्बली के चौथे सेशन के तीसरे रोज़ बीआरएस रुकन असम्बली हल्के अंबरपेट के वेंकटेश ने वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फ़ीस रीइंबर्समेंट की अदायगी के मतालबे पर बीआरएस की जानिब से मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर बकाया जात की अदायगी की जाए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके हल्के के मूसाराम बाग फ्लाईओवर का फौरी तौर पर आगाज़ किया जाए। మీ ద్వారా గవర్నమెంట్కు అప్పీల్ చేస్తున్నాను, అది తొందరగా కంప్లీట్ చేసి ఓపెనింగ్ చేస్తే చాలామందికి లక్షల మందికి ఉపయోగపడుతుంది అని. అదేవిధంగా మా ప్రభుత్వము 52 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి మూసరంబాగ్ బ్రిడ్జ్ హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ కట్టిస్తున్నాము అధ్యక్ష. అది నత్తనడకన నడుస్తుంది, అక్కడ కంప్లీట్గా పని ఆగిపోయింది. కాబట్టి మీ ద్వారా మరి కన్సర్న్ మినిస్టర్ చెప్పి ఆ మూసరంబాగ్ బ్రిడ్జ్ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే ఎల్బీ నగర్, దిల్షుక్ నగర్ వాళ్ళ వాసులందరికీ కూడా మా అంబర్పేట వాసులకు ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని మీరు సభాముఖంగా ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్కు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏదైతే లేవనెత్తిన అంశం ఉందో, తెలంగాణ విద్యార్థులు 20 లక్షల మంది విద్యార్థులది అంశం అది. మా పార్టీ తరఫున మేము కంప్లీట్గా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చేసిన లేవనెత్తిన విషయాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ను కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం, తొందరగా విద్యార్థుల కోసం ఆ 5,000 కోట్లు రిలీజ్ చేయమని, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రిలీజ్ చేయమని కోరుతున్నాం. मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने वक्फे सिफर के तहत ऐवान में बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर राशन कार्ड से जारी करने के इक़दाम करें, क्योंकि आवाम के पास सफ़ेद राशन कार्ड ना होने की वजह से हुकूमत की शुरू करदा किसी भी स्कीम से वो इस्तेफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रजा पालना के तहत दरख्वास्तें तो वसूल कर ली गई, लेकिन हुकूमत राशन कार्ड्स की इजराई में नाकाम है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 7-8 महीने पहले नई हुकूमत आने के बाद जो प्रजा पालना के दरख्वास्तों को लिया गया था, जिसके अंदर कसीर तादाद के अंदर वाइट राशन कार्ड के दरख्वास्तों को भी लिया गया था, मगर आज आवाम इतनी परेशान है। जो वाइट राशन कार्ड के ज़रिए कई हॉस्पिटल के अंदर आरोग्यश्री कार्ड बनता है, और मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये राशन कार्ड कितने दिन में देंगे, और साथ ही साथ वाइट राशन कार्ड ना होने की बिना पर अगर मेडिकल बिल को सबमिट करने के लिए अगर कोई मंडल ऑफिस को जाता है बीपीएल सर्टिफिकेट लेने के लिए, वहाँ पर भी कसीर तादाद के अंदर आवाम की लाइन है। अगर आपके ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाइट राशन कार्ड को जल्द से जल्द जारी करेंगे तो मैं समझता हूँ आवाम राहत की नींद सोएगी और बहुत सहूलत होगी। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ।
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने तेलंगाना असम्बली में जारी वक्फा सिफर के दौरान बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दें, क्योंकि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के पास ट्रैफिक में इजाफे की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आए दिन हादसात में इजाफा भी देखा जा रहा है। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो बहादुरपुरे से लेकर जू पार्क तक एक ब्रिज को तामीर किया गया और जू से लेकर एक आरामगढ़ तक के ब्रिज को तामीर किया गया, लेकिन दोनों ब्रिज के बीच में सारो कंपनी से लेकर जू पार्क तक, जू के सामने तक जो जू को देखने के लिए बच्चे आते हैं, टूरिज़्म आते हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर हादसा होने का बहुत अंदेशा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत से उस वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को तामीर किया जाए ताकि बच्चों और जो भी टूरिज़्म आते हैं उनके लिए वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए सारो कंपनी से लेकर जू पार्क के। शुक्रिया। बीआरएस अरकान असम्बली ने मंगल के रोज़ असम्बली के अहाते में किसानों को हथकड़ी पहनाने के ख़िलाफ़ अनोखा एहतजाज करते हुए तमाम अरकान असम्बली और कौंसल क़ानून साज अरकान ने काले कपड़े ज़ेब तन करते हुए अपने हाथों में जंजीरें लगाकर धरना दिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। बादशाह बीआरएस अरकान असम्बली ऐवान में भी सियाह कपड़े पहनकर ही दाखिल हुए और कुछ देर तक एहतजाज भी किया। तेलंगाना असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर मॉल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत भर में 33 अजला और 621 मंडल्स हैं, वो जूं के तू बरकरार रहेंगे, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करने का हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने बीआरएस रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी की जानिब से चिलियाला को डिवीज़न बनाने का मुतालबे पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि काबीनी दोस्त कोमट वेंकट रेड्डी ने भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की है। हुकूमत कलेक्टर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए इस सिलसिले में जल्द ही फैसला करेगी। तीसरी तेलंगाना असम्बली के चौथे सेशन के तीसरे रोज़ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव के दरमियान वक्फा सवालात के दौरान दिलचस्प नोक झोंक देखी गई। हरीश राव ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के ऐवान में ताख़ीर से पहुँचने पर एतराज़ किया और बताया कि कांग्रेस के एक साला दौर में 1 लाख करोड़ से ज़ायद का खसारा हो गया। 5 साल में ये खसारा 60 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिस पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हरीश राव ने अपनी ज़िंदगी में झूठ के अलावा कोई काम नहीं किया और ना ही कभी सच बोला है। हरीश राव ने खसारे पर मुबाहिस मुनक़िद करने को चैलेंज किया, जिसको नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कबूल कर लिया। అఫ్ కోర్స్ ఈరోజు ఉదయం నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాది కూడా రిపోర్ట్ తీసుకున్న పొద్దున్నే నెట్లో ఈరోజు కలిపితే ఇంకో 3,000 కోట్లు పెరిగింది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే 2003వ తారీఖు 5వ తారీఖు తీసుకున్నారు, ఇవాళతో కలిపితే ఇంకో 1000 పెరిగింది. 55,277 కోట్లు ఎఫ్ఆర్బిఎం కింద తీసుకున్నారు. కార్పొరేషన్ గ్యారంటీల కింద 61,991 కోట్లు తీసుకున్నారు. 10,099 కోట్లు గ్యారంటీ లేకుండా తీసుకున్నారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడాది పాలనలో చేసిన అప్పు ఎంత అంటే 1,27,208 కోట్లు. ఒక్క ఏడాదిలో వీళ్ళు చేసిన అప్పు 1,27,208 కోట్లు. 5 ఏళ్లకు మనం లెక్క కడితే ఎంత అవుతుందంటే అధ్యక్ష 6,36,040 కోట్ల రూపాయలు 5 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేయబోయే అప్పుగా దీన్ని బట్టి మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. అనుకున్నా లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గా పనిచేశారు అధ్యక్ష ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, వారు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడరు, వారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు.
వారు వెనక కూర్చొని మీరు కూడా ఎందుకు అధ్యక్ష అట్లా తయారవుతారు? అట్లా మాట్లాడబాకండి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది వాస్తవాలు మాట్లాడుకోవాలి, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలి. వారు అడిగారు, రైట్, 7,11,000 మేము అప్పు చేయలేదు, మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు, దానిపైన మేము వాస్తవాలు చెప్పాలంటే ఎస్, ఆ రోజు మేము వైట్ పేపర్ పెట్టి చూపించాం. అయినా మీకు ఇంకా సరిపోలేదు, మళ్ళీ చూపించాలంటే మళ్ళీ చూపిస్తాం అధ్యక్ష, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. రూపాయితో సహా లెక్క కట్టి దాన్ని సభకి ప్రజలకు మాకు కూడా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాం. बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसल कविता ने सवाल किया है कि मूसी प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार किए बगैर तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से किस तरह 4,100 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। कौंसल में कविता ने कहा कि क्या मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर 14,100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है। ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో నేను పాయింట్అవుట్ చేస్తూ ఉన్నాను సార్. ఫస్ట్ పాయింట్లో చాలా క్లారిటీగా ది ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ టు బి ఇన్కర్డ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ అసర్టైన్డ్ అపాన్ ద ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ద డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అని చెప్పారు సార్ వారు. అయితే దీనికి ఆపోజిట్గా నిర్దిష్టమైనటువంటి సమాచారం మా దగ్గర ఉంది సార్. వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఈ ప్రభుత్వం 4,100 కోట్లు మాకు కావాలి మూసీ సుందరీకరణ ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పి వరల్డ్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేసింది సార్. ఈ గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన మాట వాస్తవమా కాదా, చేసుంటే అది ఏ తేదీన చేశారో ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎందుకంటే ఇవాళ 16వ తారీఖు, ఇవాళ 17 డిసెంబర్ సార్. 17 డిసెంబర్లో హౌస్లో మనకిచ్చిన సమాధానం డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాలేదని సార్. మరి వీళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్లో డిపిఆర్ ప్రిపేర్ కాకుండా 4,100 కోట్ల లోన్ కావాలని ఎప్పుడు అడిగారు? ఆ డేట్స్ ఏంటి దయచేసి ప్రభుత్వం క్రిస్టల్ క్లియర్గా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సార్. అట్లానే ఎంఆర్డీసీఎల్ అనేటటువంటి కన్సార్టియంని ఆన్బోర్డ్ చేసుకున్నాము, ఇంకా కూడా మేము డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నారు సార్. నిన్నగాక మొన్న మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని చూసినాం సార్. వారు ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని కలిసి 14 हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथन ने वाजे किया है कि जुलाई 2024 के बाद जो गैर मुसल्लिमा तामीरात हुई हैं उन्हें ही मुनद्दिम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तारीख से पहले जो भी तामीरात हुई हैं चाहे वो क़ानूनी या गैर क़ानूनी हो उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि ऐसी अफवाहों और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दे जिसमें ये कहा जा रहा है कि हाइड्रा की तरफ से गरीबों के मकानात को मुनद्दिम किया जाएगा। हाइड्रा के कमिश्नर ने मंगल को कामनी चेरू और मैसम्मा चेरू का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ा हक्काम को झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर भी ज़ोर दिया। మూసాపేట ఏరియాలో ఇక్కడికి హైడ్రా బృందమును అట్లానే హెచ్ఎండి అధికారులు ఇంకా ఇతర అధికారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థానిక రిక్వెస్ట్ల మీద ఈ చెరువు ఎంక్రోచ్ అవుతుందనేటువంటి ఒక కంప్లైంట్ మీద మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడంతా కూడా చూసాము. హెచ్ఎండి ఈ కామన్ చెరువును కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే గనక ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అంటే కొంత ఈ డెబ్రీ ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి డంప్ చేస్తున్నట్టు ఇది క్లియర్ గా ఎంక్రోచ్ అవుతూ దీని ఒక గుడి అనేటటువంటి ఒక కవర్ తీసుకొని అక్కడ కూడా అల్లరి చేస్తున్నట్టు కూడా ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ స్థానికులు కూడా చెప్పాం, గతంలో అంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కట్టినటువంటి ఇల్లులు ఏవైనా ఉన్నా వాటిల్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో హైడ్రా టచ్ చేయదు. కానీ ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫామ్ అయింది జూలైలో, ఆ తర్వాత గనక ఏమైనా స్ట్రక్చర్స్ వస్తుంటే గనక వాటిల్ని ఖచ్చితంగా వాటిల్ని డిమాలిష్ చేయడం జరుగుతుంది. చెరువు ఎఫ్టీఎల్లోకి వచ్చి కడుతున్నటువంటివి కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే గనక ఆల్రెడీ పర్మిషన్ లేకుండా ఉన్నది, గతంలో పర్మిషన్ తీసుకొని ఏమన్నా పాత డేట్స్ తోటి కడుతుంటే గనక ఓకే దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. కానీ బట్ ఇప్పుడు పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చేటువంటి అంటే ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ కూడా ఇక మీద అంటే హైడ్రా ఫార్మేషన్ తర్వాత వచ్చే పర్మిషన్స్ కూడా అది వస్తే కూడా దాని మీద కూడా మేము చెక్ చేస్తాం. అటువంటి పర్మిషన్స్ अंबरपेट के डिवीज़न प्रेमनगर ग्रीनलैंड होटल के पास पंक्चर की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। आज सुबह 11 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में आग लग गई। बताया जाता है कि दुकान में डीजल होने की वजह से आग जल्दी फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, जबकि माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है।
गुरुकुल तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में तलबा की ख़ुदकुशी के वाक़यात के ख़िलाफ़ तलबा तंजीम PDSU की जानिब से असम्बली की तरफ मार्च की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया। एहतजाजी तलबा ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स की जाई का मुतालबा करते हुए नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी ना होने से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के नवहा इलाके हयात नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खानगी स्कूल के हॉस्टल में 7वीं जमात के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। मुतौफ़ी की शिनाख्त लोहित की हैसियत से की गई है। जैसे ही लोहित की मौत की खबर आम हुई, अफराद ख़ानदान हॉस्टल पहुँच गए और एहतजाज करने लगे। उनका इल्ज़ाम था कि स्कूल इंतज़ामिया के दबाव की वजह से लोहित ने ख़ुदकुशी की है। पुलिस से इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज सर्विस को बेहतर बनाने के सिलसिले में कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मरकज़ी हज कमेटी से कई मसाइल को लेकर भी नुमाइंदगी की गई है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ज़िलाई हज सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदारों का एक इजलास मुनक़िद किया गया। बाद अज़ां तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने बताया कि इजलास में मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि हज 2025 की दूसरी किस्त की अदायगी की आखिरी तारीख़ में भी 30 दिसंबर तक तौसी की गई है। उन्होंने इस इजलास के सिलसिले में भी मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज़ जो सारे अज़ला में काम करती हैं, उनके सदूर यानी उनके सदर और सेक्रेटरीज़ को बुलाया गया था ताकि 2025 के जाने वाले आज़मीन की सही खिदमत हो सके। 2024 में वहाँ पर जाने के बाद जो दुश्वारियाँ आईं, जैसा कि वहाँ का मौसम 45 से लेकर 52 तक गर्मी ज़्यादा रहना, वहाँ का बिल्डिंगों का कुछ गलत सिलेक्शन होना, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो दुश्वारियाँ देखने को मिली। तो आज उन तमाम बातों पे डिस्कशन हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट हज कमेटी नुमाइंदगी की, उसके ताल्लुक़ से भी उनको आगाह किया गया। जैसा कि वहाँ पर पैदल चलने का मसला है, सेहत का मसला है और वहाँ पर रहने का मसला है। और स्टेट हज कमेटी के हाथ में क्या है, सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में क्या है और सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में क्या है। यानी ये तीनों का, एक आदमी जब हज करता है तो ये तीनों मिलकर स्टेट हज कमेटी इसको पूरे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर एयरपोर्ट तक पहुंचाती है। वहां से सेंट्रल हज कमेटी देखती है, फिर उतरने के बाद मौलिम और सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उन तमाम चीज़ों से आज़मीन हज को आगाह कराना, ख़ास तौर पर पैदल चलने का मसला है। 500-600 किलोमीटर पैदल चलते हैं, अभी 6 महीने बाकी है। सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, पैदल चल के भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर मनासिक के हज की अदायगी के लिए अच्छे उलमा कराम, बेहतरीन उलमा कराम, तजुर्बेकार लोग, उनसे जो है ट्रेनिंग भी दिलाई जाए ताकि उनका हज खुदा की बारगाह में कबूल हो और जाने वाले आज़मीन को किसी किस्म की तकलीफ ना रहे। मीना को जो इंतकाल जी देखिए, वहाँ पर भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ख्वाहिश करें कि हमारा भी कंट्रोल रूम वहाँ दिया जाए और वहाँ पर तिब्बी सहूलियात तो हुकूमत सऊदी अरब से रहती हैं और वो फ्री रहती हैं और जहाँ तक हमारे से हो सकते हैं इंशाल्लाह। मलकपेट पुलिस ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को हिरासत में लिया जो आत्माकूर से गांजा धूलपेट मुंतकिल कर रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से 30 किलो गांजा और एक मोटर कार बरामद की गई। क्या बोले तो थोड़ा गांजा पेडलर्स उड़ीसा एरिया से खरीद के लोग यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में मोतपुर एरिया में रख के इधर सीजन
फेस्टिवल सीजन में थोड़ा ज़्यादा रेट बनाने के वास्ते भेजने को आ रहा बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन आए, तो हम लोग ये हमारे एसआई नवीन कुमार एंड स्टाफ एंड वैसा ही साउथ जोन टास्क फोर्स के आदमी मिलके व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। व्हीकल चेकिंग में 5 लोगों को पकड़े गए, एक पायलट कर रहे हैं, 4 लोग उसमें कार में आ रहे हैं, बलाना कार में। तो वो चेक करे तो उसमें 30 केजीज गांजा मिला। अभी ये पूरे लोगों को गिरफ्तार कर लिए। वो गांजा अभी कार एंड मोटरसाइकिल अभी 5 सेल फोन्स सीज करे, उन लोगों को रिमांड को भेजे। अभी ये सीजन है बोल के वो लोग ला रहे हैं। इससे पहले भी वो लोगों को गांजा केसेस है वो लोगों के ऊपर। ये लोग पूरे 4 लोग यादाद्री डिस्ट्रिक्ट में लोग है। एक जना सम रेड्डी इज बिलोंग्स टू मयमनर डिस्ट्रिक्ट। सो ये पूरे जनगामा जिले में जेल में एक से एक मुलाकात हुए, जब से लोगों का नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर एक सरसरी नज़र डालेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया और आज बिल पेश करने से मुताल्लिक़ वोटिंग भी हुई। बिल के हक़ में 269 और मुखालिफ में 198 वोट आए। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कहा है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है। अगर किसी रुकन को एतराज़ है तो वो तहरीरी तौर पर अपनी राय भी बदल सकते हैं। बिल को अब जेपीसी रुजू किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने कहा कि बिल को 2/3 अक्सरियत के लिए 461 के मंजूदा 307 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन इसे सिर्फ 269 वोट मिले हैं। सिर्फ सादा अक्सरियत से बिल पेश हुआ है। अब इसे मुश्तरका कमेटी से रुजू किया जाएगा। एब्सेंट में या मतदान में तो ही आप पर्ची मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत इससे पहले मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दस्तूरी तरमीमी बिल पेश किया था। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से इस बिल को वफाकी ढांचे की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। ये भी इत्तला है कि इस बिल को कमेटी से भी रुजू किया जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस बिल से भी दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया है। मजलिस के सदर और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने को लेकर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। बिल पेश होने से मुताल्लिक़ मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये बिल दस्तूर के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है और ये बिल इलाक़ाई पार्टियों को ख़त्म करने का काम करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस बिल की मुखालिफत की। Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद सर this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basic structure of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in
to massage the ego of the Supreme Leader. Thank you, sir. I oppose this bill. लोकसभा में अपोजिशन अरकान ने वन नेशन वन इलेक्शन मरकज़ी वज़ीर क़ानून की तरफ से पेश किए गए बिल की मुखालिफत की है। कांग्रेस के मनीष तिवारी, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, उद्धव ठाकरे ग्रुप के अनिल देसाई, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, डीएमके के केटीआर बालू ने कहा कि ये बिल वफाकी ढांचे के ख़िलाफ़ है। एसपी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन पहले हमने दस्तूर के मुबाहस के दौरान जमकर वाहवाही की और आज इस बिल के ज़रिए दस्तूर के ख़िलाफ़ बिल लाए जा रहे हैं। राज्यसभा में दस्तूर पर मुबाहस के दौरान कायद ऐवान जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आइंदा साल इमरजेंसी को 50 साल हो जाएंगे और हम उस दिन मुखालिफ जमहूरियत दिन मनाएंगे। आज कांग्रेस से भी अपील करते हैं कि वो भी इंतखाब में हिस्सा लें। नड्डा ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में मुल्क को जमहूरियत के लिए हमदर्दी है तो वो 25 जून 2025 को मुखालिफ यौम जमहूरिया में हिस्सा लेंगे। वो 50 साल हम इमरजेंसी के प्रजातंत्र का गला घोटने का कुत्सित प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी उनके प्रति कोई रहम है, अगर आपके दिल में कहीं कोई प्रायश्चित है, तो मैं आह्वान करता हूं और आपको बिफोर टाइम बताता हूं, 25 जून 2025 जरूर आप लोकतंत्र विरोधी दिवस में शामिल होइए और उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। अब उसमें भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी किस लिए लगी? देश को खतरा था क्या? देश को खतरा था क्या? नहीं। देश संभल के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक रिहायशी इलाके में एक मुखफ़िल और सुनसान इमारत में मंदिर के मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। उसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में संभल में भी एक मुकाम से मंदिर बरामद होने का दावा किया गया था और वहां पूजा भी शुरू हो गई है। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आइंदा तालीमी साल से NCERT 15 करोड़ मियारी और वाजबी कुतुब फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा तालीमी साल से तलबा पर कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा। बाज़ जमातों के लिए माली बोझ में कमी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि NCERT की तरफ से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर MRP की कीमतों पर कुतुब की फ़रोख्त के लिए यादाश्त माहिदे पर दस्तखत हुए हैं। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल की मुखालिफत की है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल वफाकी ढांचे और ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल की मुखालिफत करते रहेंगे। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना मज़ालिम के मसले पर पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी अरकान वज़ीर आज़म जवाब दो, बांग्लादेश की अक़लियतों पर जुल्म बंद करो के नारे लगा रहे थे। एहतजाज में प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। पंजाब अमृतसर में वाक़ इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस रात धमाके से सनसनी देखी गई है। इतला मिलते ही आला हक्काम मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। मुकामी एसपी ने बताया कि दरमियान शब 3 से 3:15 बजे के दरमियान ये धमाका हुआ। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यही बताया जा रहा है कि 10 अफराद को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था और मुमकिन है कि उन्हीं में से कुछ लोग इस धमाके के पीछे ज़िम्मेदार हैं।
खातून क्रिकेटर सिमरन शेख का अपने घर धारवी पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वुमेंस प्रीमियर लीग खिलाड़ियों के हलगाज में सिमरन शेख को गुजरात जायंट्स की तरफ से 1.9 करोड़ रुपए में हासिल किया गया। मुकामी अवाम की तरफ से सिमरन की आमद पर आतिशबाजी भी की गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी ना करने पर सड़कों पर तलबा के साथ एहतजाज किया जाएगा। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत को दिया इंतबाह। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव के दरमियान ऐवान असम्बली में नोकझोंक। मजलिस अराकीन असम्बली ने भी वक्फे सिफर के दौरान कई मसाइल पर उठाए सवाल। जुलाई 2024 के बाद तामीर हुए गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दिम किया जाएगा। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ का बयान। ड्रग्स की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। मलकपेट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।